Hi everyone, welcome to the Legal Classroom YouTube channel. My name is Ashina and I am a law student. In today's video, we are going to study the topic of jurisprudence, and if you are new to this channel, please make sure to subscribe so you don't miss any future videos. Also, don't forget to press the bell icon so you can get notification of all our new videos on time. And if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also law student. So let's get started with today's topic. आज हम जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव एंड क्रिटिकल लीगल थ्योरी। जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि लॉ को समझने का सही तरीका क्या है। क्या हम लॉ को सिर्फ वैसे ही देखें जैसा वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है? क्या हम ये सोचें कि लॉ कैसा होना चाहिए, या फिर हम लॉ को क्रिटिसाइज़ करके ये जानने की कोशिश करें कि लॉ सोसाइटी में किस ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें 3 लीगल थ्योरी देती है। आज की प्रेजेंटेशन के एंड तक आपको क्लियरली समझ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस है और ये जूरिस्प्रूडेंस में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि लीगल थ्योरी क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में लीगल थ्योरी लॉ के बारे में सिस्टमैटिक थिंकिंग है। ये हमें बताती है कि लॉ का नेचर क्या है, लॉ का पर्पस क्या है और सोसाइटी में लॉ का क्या रोल है। हर लीगल थिंकर लॉ को अलग नज़रिए से देखता है। कुछ स्कॉलर्स लॉ को सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स के रूप में देखते हैं। कुछ स्कॉलर्स लॉ को मोरालिटी और जस्टिस से कनेक्ट करके देखते हैं, और कुछ स्कॉलर्स लॉ के अंदर छिपे हुए पावर स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से लीगल थ्योरी के अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हुए। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस डिस्कस करेंगे: डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी, नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी और क्रिटिकल लीगल थ्योरी। ये तीनों अप्रोचेस लॉ को समझने के लिए अलग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी पर। डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी लॉ को एग्जैक्टली वैसे ही स्टडी करती है जैसे वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव लॉ को डिस्क्राइब करना है, ना कि उसकी क्रिटिसिज्म करना। ये थ्योरी लॉ को जज नहीं करती। ये नहीं पूछती कि लॉ फेयर है या अनफेयर। ये नहीं पूछती कि लॉ मॉरली करेक्ट है या मॉरली रॉन्ग। ये सिर्फ समझने की कोशिश करती है कि लॉ क्या है और कैसे वर्क करता है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी को जनरली व्हाट द लॉ इज़ वाली थ्योरी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंट्री में ट्रैफिक रूल्स हैं तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरिस्ट सिर्फ ये देखेगा कि रूल्स क्या हैं, कैसे अप्लाई होते हैं और उनका लीगल इफ़ेक्ट क्या है। वो ये डिस्कस नहीं करेगा कि वो रूल्स मॉरली गुड है या बैड। यानी इसका फोकस सिर्फ फैक्ट्स और एग्जिस्टिंग लॉ पर होता है। अब हम डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है फैक्ट बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब है कि थ्योरी एक्चुअल फैक्ट और लीगल रूल्स पर फोकस करती है। दूसरा फीचर है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यानी पर्सनल इमोशन, बिलीव्स और ओपिनियन को साइड में रखा जाता है। तीसरा फीचर है न्यूट्रलिटी। डिस्क्रिप्टिव थ्योरिस्ट लॉ को न्यूट्रल वे में स्टडी करते हैं, वो लॉ को गुड या बैड डिक्लेयर नहीं करते। चौथा फीचर है एग्जिस्टिंग लीगल इंस्टीट्यूशन का स्टडी। ये कोड्स, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोसीजर को एनालाइज करती है। पांचवा फीचर है साइंटिफिक एग्जामिनेशन। लॉ को सिस्टमैटिक और लॉजिकल मेथड से स्टडी किया जाता है। इसलिए इस थ्योरी का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ लॉ, यानी लॉ की एक्चुअल पोजीशन क्या है। डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी के डेवलपमेंट में 2 स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पहला स्कॉलर है जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन ने लॉ को सॉवरेन के कमांड के रूप में डिफाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग लॉ को मोरालिटी से अलग करके स्टडी करना चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है HLA हार्ट। हार्ट ने ऑस्टिन की थ्योरी को मॉडिफाई किया और लीगल सिस्टम को रूल्स के फ्रेमवर्क के रूप में एक्सप्लेन किया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हेलमेट पहनना लीगली कंपल्सरी है। एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरिस्ट ये देखेगा लॉ क्या कहता है
हेलमेट ना पहनने पर क्या पनिशमेंट है, पुलिस इस लॉ को कैसे इन्फोर्स करती है, कोर्ट इस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करता है। लेकिन वो ये डिस्कस नहीं करेगा कि हेलमेट लॉ मॉरली राइट है या रॉन्ग। उसका फोकस सिर्फ लॉ की प्रैक्टिकल रियलिटी पर होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी की। ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी लॉ को डिस्क्राइब करती है, जबकि नॉर्मेटिव थ्योरी लॉ को इवैल्यूएट करती है। ये थ्योरी मोरालिटी, जस्टिस, फेयरनेस और ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस देती है। नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं कि लॉ का पर्पस सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, लॉ को जस्टिस भी प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए ये थ्योरी पूछती है व्हाट द लॉ ऑट टू बी, यानी लॉ कैसा होना चाहिए। अगर कोई लॉ अनजस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी है तो नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट उस लॉ में रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। इस थ्योरी का फोकस आइडियल लीगल सिस्टम क्रिएट करने पर होता है। अब हम नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी फैक्ट्स पर फोकस करती है, लेकिन नॉर्मेटिव थ्योरी वैल्यूज़ पर फोकस करती है। इसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फेयरनेस जैसे वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है जस्टिस फोकस्ड अप्रोच। नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट कहते हैं कि किसी भी लॉ का अल्टीमेट पर्पस जस्टिस प्रोवाइड करना होना चाहिए। अगर लॉ जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तीसरा है मॉरल इवैल्यूएशन। ये थ्योरी लॉज को मोरालिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट करती है, यानी लॉ सिर्फ लीगली वैलिड होना इनफ नहीं है, बल्कि मॉरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। चौथा, रिफॉर्म ओरिएंटेड नेचर। नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं। वो बेटर लॉज और लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पांचवा, प्रोटेक्शंस ऑफ राइट। ये थ्योरी इंडिविजुअल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने पर बहुत एम्फेसाइज देती है। इसलिए नॉर्मेटिव थ्योरी का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट शुड द लॉ बी, यानी लॉ को किस डायरेक्शन में डेवलप किया जाना चाहिए। नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी को डेवलप करने में कई फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो है जॉन रॉल्स का। रॉल्स ने अपनी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा कि सोसाइटी में जस्टिस को फेयरनेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग लॉ और इंस्टीट्यूशन को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि सभी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। दूसरे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है रोनाल्ड डवर्किन। डवर्किन के अकॉर्डिंग लॉ सिर्फ उनके रूल्स का कलेक्शन नहीं है, लॉ में मॉरल प्रिंसिपल और इंडिविजुअल राइट्स भी इंक्लूड होते हैं। उनका मानना था कि जज को डिसीजन देते वक्त मोरालिटी और जस्टिस को भी कंसिडर करना चाहिए। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री में ऐसे लॉ हैं जो वुमेन या माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। एक नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट पूछेगा कि क्या ये लॉ फेयर है, क्या ये लॉ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, क्या ये लॉ जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, और अगर आंसर नो है तो वो लॉ में रिफॉर्म सजेस्ट करेगा। इसी तरह नॉर्मेटिव थ्योरी को इम्प्रूव करने का काम करती है। अब हम आते हैं क्रिटिकल लीगल थ्योरी पर। ये थ्योरी ट्रेडिशनल लीगल थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट है। क्रिटिकल लीगल थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ हमेशा न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कई बार लॉ सोसाइटी में एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि लॉ को सिर्फ लीगल रूल्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि लॉ किस ग्रुप को बेनिफिट पहुंचा रहा है और किस ग्रुप को डिसएडवांटेज में रख रहा है। ये थ्योरी लॉ के हिडन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। इसलिए इसका सेंट्रल क्वेश्चन है हुज इंटरेस्ट डज लॉ सर्व, यानी लॉ किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्रिटिकल लीगल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर को चैलेंज करना। क्रिटिकल लीगल थ्योरिस्ट एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, वो हर लीगल इंस्टीट्यूशन और रूल्स को क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है फोकस ऑन पावर रिलेशन। ये थ्योरी एग्जामिन करती है कि पावर सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और लॉ उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। क्रिटिकल थ्योरिस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। चौथा है क्वेश्चनिंग न्यूट्रलिटी।
ये थ्योरी कहती है कि लॉ हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, कई बार लॉ इनडायरेक्टली पावरफुल ग्रुप के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। पांचवा है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिटिकल थ्योरिस्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं है, वो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज और ग्रेटर इक्वालिटी लाना चाहते हैं। इसी वजह से क्रिटिकल थ्योरी को सोशल जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच भी माना जाता है। क्रिटिकल लीगल थ्योरी का प्रैक्टिकल फॉर्म क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ मूवमेंट या CLS के नाम से जाना जाता है। ये मूवमेंट 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ। CLS स्कॉलर्स ट्रेडिशनल लीगल थिंकिंग से डिससेटिस्फाई थे। उनका मानना था कि लॉ को कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल बताना अनरियलिस्टिक है। CLS मूवमेंट के अकॉर्डिंग लॉ और पॉलिटिक्स डीपली कनेक्टेड होते हैं। जजेस और लॉ मेकर्स भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और उनका डिसीजन पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। CLS स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि लॉ कई सिचुएशन में पावरफुल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लीगल सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली एग्जामिन और रिफॉर्म करते रहना चाहिए। इसी मूवमेंट ने मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया है। अब हम डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव और क्रिटिकल लीगल थ्योरीज़ को कंपेयर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरी ये पूछती है व्हाट इज़ लॉ, यानी लॉ की एक्चुअल पोजीशन क्या है। नॉर्मेटिव थ्योरी पूछती है व्हाट शुड द लॉ बी, यानी द लॉ को जस्टिस और मोरालिटी के अकॉर्डिंग कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड है क्रिटिकल थ्योरी पूछती है हु बेनिफिट्स फ्रॉम द लॉ, यानी लॉ किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी फैक्ट बेस्ड होती है, नॉर्मेटिव थ्योरी वैल्यू बेस्ड होती है और क्रिटिकल थ्योरी पावर बेस्ड एनालिसिस करती है। अगर मैं वन लाइन में समझाऊँ तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एक्सप्लेन्स लॉ, नॉर्मेटिव थ्योरी इवैल्यूएट्स एंड इम्प्रूव्स लॉ और क्रिटिकल लीगल थ्योरी क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस लॉ। अब सवाल आता है कि इन थ्योरीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले ये हमें लॉ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाने में हेल्प करती है। दूसरा, ये लीगल रीजनिंग और एनालिटिक स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तीसरा, ये हमें लॉ और जस्टिस के रिलेशनशिप को समझाने में हेल्प करता है। चौथा, ये जजेस, लॉयर्स और लॉ मेकर्स को बेटर डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है। पांचवा, ये लीगल रिफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में सिर्फ लॉ को जानना इनफ नहीं है, लॉ के सोशल इम्पैक्ट, मॉरल वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर लॉ स्टूडेंट्स के लिए इन थ्योरीज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इन तीनों इंपॉर्टेंट लीगल थ्योरीज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव लीगल थ्योरीज़ जो हमने बताती है कि लॉ एक्चुअली क्या है। उसके बाद नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी जो हमें बताती है कि लॉ कैसा होना चाहिए और उसमें जस्टिस और मोरालिटी का क्या रोल है। और फाइनली क्रिटिकल लीगल थ्योरी जो लॉ को क्वेश्चन करती है और एग्जामिन करती है कि लॉ सोसाइटी में पावर और इनक्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ये तीनों थ्योरीज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है, लेकिन जब इन्हें साथ में स्टडी किया जाता है तो हमें लॉ और सोसाइटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसी वजह से ये टॉपिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सपोर्ट से मुझे और ज्यूरिस्प्रूडेंस, CPC, TPA और एविडेंस एक्ट के लेक्चर बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स या PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद लॉ। थैंक यू एंड जय हिंद।